कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पहले पाठ की तरह दूसरे पाठ का भी अध्ययन कर लिया जाए और ये देख लिया जाए कि अपने नोट्स में हमें क्या-क्या चीजें अंकित करनी है। पहला आपका अध्याय था जिसे आप मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे, जिसमें लेखन कला का विकास था। यहाँ दूसरे अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जैसे वहाँ इराक गणराज्य की बात थी, वैसे ही यहाँ रोम साम्राज्य की बात है। जैसे वहाँ मेसोपोटामिया थी, वैसे ही यहाँ किस सभ्यता की बात की गई है? रोम सभ्यता की। वहाँ इराक गणराज्य में वह फैला हुआ महाद्वीप था। यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है ना। आइए देखा जाए। तो पहली हेडिंग जो आपको डालनी है वो डालनी है रोमन साम्राज्य। क्या डालनी है? रोमन साम्राज्य। लिखना है आपको कि मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के साथ साथ उसके पूर्व और पश्चिम में, यानी जहां आपका मेसोपोटामिया है उसके पूर्व और पश्चिम में रोम साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। क्या हो रहा था? उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी ना। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के साथ साथ उसके पूर्व और पश्चिम में रोम साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। यह 3 महाद्वीपों में, यह 3 महाद्वीपों में ब्रैकेट में आपको लिखना है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। यह साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत था। यह साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत था ना। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करनी है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि भूमध्य सागर रोम साम्राज्य का हृदय था। और यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यह लाइन आपसे पूछी जाती है कि भूमध्य सागर रोम साम्राज्य का हृदय था। या आपसे कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि रोम साम्राज्य का हृदय कौन था? तो भूमध्य सागर। आपको आगे लिखनी है कि रोम साम्राज्य के में राइन और डेन्यू नदी ना, ये तो नदियां कहाँ है? रोमन साम्राज्य के उत्तर में। कहाँ है? रोमन साम्राज्य के उत्तर में विद्यमान थे। वहीं पे दक्षिण में क्या था? दक्षिण में सहारा रेगिस्तान स्थित है। दक्षिण में क्या है? सहारा रेगिस्तान स्थित है। आगे आपको लिखना है कि अध्ययन की दृष्टि, क्या आपको लिखना है? अध्ययन की दृष्टि से रोमन साम्राज्य 3री शताब्दी के पहले भाग के पूर्ववर्ती साम्राज्य तथा शताब्दी के बाद के समय को परवर्ती साम्राज्य के अंतर्गत रखा गया है। यानी इसे रोमन साम्राज्य को अध्ययन के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्ववर्ती भाग और दूसरा परवर्ती भाग। अब आपको हेडिंग डालनी है, अगली और मेन हेडिंग आपको डालनी है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने वाले तत्व। यानी रोमन साम्राज्य को आप कैसे जान सकते हैं? कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनके सहारे से आप रोमन साम्राज्य को जान सकते हैं? तो आपको लिखना है किसी भी इतिहास को जानने के लिए, किसी भी इतिहास को जानने के लिए उसे कई भागों में बांट देना चाहिए ना। इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी इतिहास
किसके? रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। पहला क्या आपको लिखनी है? पाठ्य सामग्री। क्या लिखनी है? पाठ्य सामग्री। लिखना है इस प्रकार के स्रोतों में मुख्य रूप से समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए इतिहास था। इस प्रकार के स्रोतों में मुख्य रूप से समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए इतिहास थे। था नहीं, आपको थे लिखना है। ठीक है, थे, जिन्हें वर्ष वृत्तांत कहा गया है। वर्ष वृत्तांत को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, प्रवचन आदि को भी शामिल किया गया है। यानी पाठ्य सामग्री में आपको लिखना है कि पाठ्य सामग्री में इस प्रकार के स्रोतों में मुख्य रूप से समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए इतिहास थे, जिन्हें वर्ष वृत्तांतों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जिनको वर्ष वृत्तांत के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, प्रवचन आदि को भी शामिल किया गया है। अगला है आपका प्रलेख अथवा दस्तावेज। क्या? प्रलेख एवं दस्तावेज, है ना। आपको लिखना है कि इस प्रकार के स्रोत मुख्य रूप से ना, आपको लिखना है कि इस प्रकार के स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण लेखों या पाइरस, ब्रैकेट में लिखना है, सरकंडा जैसा पौधा जो नील नदी के किनारे उगता था। सरकंडा जैसा पौधा जो नील नदी के किनारे उगता था ना, ब्रैकेट बंद कर देना है। कि पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते थे। किसके रूप में? पांडुलिपियों के रूप में मिलते थे। आगे लिखना है ये स्रोत सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते थे। कैसे माने जाते थे? विश्वसनीय माने जाते थे तथा इन्हें पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण किया जाता था। कहाँ उत्कीर्ण किया जाता था? पत्थर की शिलाओं पर किया जाता था ना। पत्थर के रूप में होने के कारण ये स्रोत नष्ट नहीं हुए। यानी जो पत्थर के रूप में होते थे, इससे ये नष्ट नहीं हुए। और ये यूनानी और लातिनी में खुदाई के समय बहुतायात मात्रा में पाए गए। बहुतायात चाहे लिखें आप बहुआयत मात्रा में प्राप्त हुए। पाइरस पात्रों पर लिखे गए संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र तथा सरकारी दस्तावेज विशाल संख्या में, कैसे? विशाल संख्या में मिले हैं। विशाल संख्या में मिले हैं। इन्हें प्रकाशित करने वाले विद्वानों को पाइरोलॉजिस्ट या पाइरस शास्त्री ना, पाइरस शास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइरस शास्त्री कहा जाता है ना। तो ये तो आपका प्रलेख एवं दस्तावेज हो गए। तीसरा कौन सा है? भौतिक अवशेष। इसकी जो तीसरी हेडिंग डालनी है, आपको लिखना है भौतिक अवशेष। ये स्रोत मुख्यतः
पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। कैसे आते थे? पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। इसमें मुख्य रूप से इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के ना, और फिर पच्चकारी की सामग्री आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम हमें इन स्रोतों से इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। पाठ्य सामग्री ना, आपने अभी लिखा कि पाठ्य सामग्री, दस्तावेज, भौतिक और शेष। इनके अलावा जो आपका चौथा होता है वह होता है मुद्रा। तो क्या लिखेंगे आप? मुद्रा। हेडिंग डालेंगे मुद्रा। प्रत्येक शासनकाल में अपनी अलग अलग मुद्राएं होती थी। यानी प्रत्येक शासनकाल की अपनी अलग अलग मुद्राएं होती थी। ये मुद्राएं राज्य सीमा तक सीमित होती थी। कहाँ होती थी? राज्य सीमा तक सीमित होती थी, जिससे उस काल की घटनाओं से वर्णन वर्णन तथा राजाओं के शासन का पता चलता है ना, पता चलता है। फिर लिखना है आपको जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि इस राजा का शासन किस क्षेत्र तक व्याप्त था ना। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है? रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। क्या डालनी है? रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। क्या लिखना है आपको? रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल 27 ईसा पूर्व 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी अगस्टस ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। क्या था? वास्तविक स्रोत था, परंतु वह निरंकुश शासक नहीं था। कैसा था? परंतु वह निरंकुश शासक नहीं था। यानी अगस्टस जो है वह निरंकुश शासन के रूप में शासन नहीं करता था। आइए आगे देखा जाए क्या आपको लिखना है। जिसके कारण उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था, जिसका लातिनी भाषा में अर्थ है प्रमुख नागरिक। क्या? प्रमुख नागरिक। सीनेट में रोम के कुलीन वर्ग और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व था। सीनेट में रोम के कुलीन वर्ग और अभिजात वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जब रोम गणतंत्र था तब शासन व्यवस्था सीनेट के पास ही थी। इसके पास थी? सीनेट के पास थी। सीनेट नामक संस्था का अस्तित्व रोम में कई वर्षों तक बना रहा। रोम साम्राज्य में अगस्टस के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस काल में रोमन साम्राज्य का चहुमुखी विकास हुआ था। कैसा हुआ था? रोमन साम्राज्य का चहुमुखी विकास हुआ था। और आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तब आपको लिखनी है क्या? अगस्टस का। अगला आपका है रोमन साम्राज्य में सैनिक पद्धति।
यानी रोमन साम्राज्य में सैनिक पद्धति किस रूप में विद्यमान थी? तो आपको लिखना है कि रोमन साम्राज्य की सैनिक पद्धति को बलात् भर्ती वाली सेना कहा जाता था, जिसमें कुछ वर्ग या समूह वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेवा करना पड़ता था। यह कार्य यह कार्य अवधि लगभग 25 वर्ष की होती थी। 25 वर्ष की होती थी। वेतन और सेवा शर्तों के लिए वे आंदोलन कर सकते थे। कभी-कभी सेना के विभाजित होने पर गृह युद्ध की स्थिति बन जाती थी। सीनेट का सेना के साथ अच्छा संबंध नहीं होते थे। यानी जो सीनेट होती थी उसका अपनी सेना के साथ अच्छे संबंध नहीं होते थे। अब आपको हेडिंग डालनी है प्रत्यक्ष शासन। रोमन साम्राज्य में शासन पद्धति का क्रमिक विकास हुआ। रोमन साम्राज्य में शासन पद्धति का क्रमिक विकास हुआ, जो इस काल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। इस काल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। इसमें हड़पे गए राज्य हेराल्ड सबसे प्रमुख था, क्योंकि यहां से 54 लाख चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। कितने? 54 लाख चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। उस समय इटली को छोड़कर रोम सभी प्रांतों से कर, यहां आप लिख लीजिएगा, प्रांतों से कर वसूली करता था। जब रोमन साम्राज्य उत्कर्ष पर था, तब इसकी सीमा सहारा, रेगिस्तान तथा फरात नदी के आगे तक विस्तृत था। फिर आपको लिखनी है कि रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। क्या लिखनी है? रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। लिखना है आपको कि रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ था। कैसा था? आर्थिक रूप से सुदृढ़ था। इसका प्रमुख कारण साम्राज्य में खदानों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां तथा बंदरगाहों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना था। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक गतिविधियों के अनुसार गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल आदि का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता था ना। भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जल की शक्ति का प्रयोग भी विभिन्न प्रकार से किया जाता था। आधुनिक काल के समान रोम साम्राज्य में बैंकिंग व्यवस्था विद्यमान थी। यानी जैसे आज बैंकिंग व्यवस्था विद्यमान है, उस समय भी रोमन साम्राज्य में बैंकिंग व्यवस्था विद्यमान थी। अगली हेडिंग आपको डालनी है रोमन साम्राज्य रोम साम्राज्य के उत्पादक क्षेत्र। यानी ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहां पे उत्पादन किया जाता था। तो लिखना है आपको कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बहुत से क्षेत्र आते थे, जिनकी उर्वरा क्षमता असाधारण थी। इन क्षेत्रों में घनी बस्तियां पाई जाती थी। यानी ये जो क्षेत्र होते थे, इनमें घनी बस्तियां पाई जाती थी ना, जिनमें गेहूं, अंगूरी शराब तथा स्पेन का जैतून का तेल, यानी स्पेन में होने वाला जो जैतून का तेल था, प्रमुख था। 15वीं और पांचवी पांचवी और 6वीं शताब्दी में सीरिया, फिलिस्तीनी शराब तथा अंगूर के प्रमुख निर्यातक देश थे। यानी ये जो आपके थे सीरिया, फिलिस्तीन, ये शराब के
तथा अंगूर के प्रमुख निर्यातक देश थे। अब आपको लिखना है रोमन साम्राज्य के अविकसित क्षेत्र, यानी ऐसे कौन क्षेत्र थे रोमन साम्राज्य के जो अविकसित थे, यानी विकसित नहीं थे। तो रोमन साम्राज्य के कुछ क्षेत्र विकसित थे तो कुछ क्षेत्र अल्प विकसित थे। कुछ का विकास हुआ था तो कुछ अल्प विकसित भी थे। इसीलिए प्रवास ऋतु, प्रवास ऋतु नहीं, पावस ऋतु है। पावस ऋतु में देहाती क्षेत्र के लोग अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भ्रमण करते थे, यानी वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे, जहां ये झोपड़ियां बना करके रहते थे। ये क्या करते थे? झोपड़ियां बना करके रहा करते थे। तो अगला प्रश्न, अगला आपको लिखना है श्रमिकों पर नियंत्रण। क्या लिखना है? श्रमिकों पर नियंत्रण। प्राचीन रोम में दासता का प्रभाव बहुत ज्यादा था। प्राचीन रोम में दासता का प्रभाव बहुत ज्यादा था ना। ईसाई ईसाई धर्म में चौथी शताब्दी में राजधर्म बनने के बाद गुलामी प्रथा को कोई चुनौती नहीं दी। यानी जो ईसाई धर्म में चौथी शताब्दी में राजधर्म बनने के बाद गुलामी प्रथा को कोई चुनौती नहीं दी। अगस्टस के शासनकाल में अगस्टस अगस्टस के शासनकाल में ही इटली की 75 लाख जनसंख्या में 75 लाख जनसंख्या में 30 लाख, यानी 75 लाख की कुल, इटली में कुल कितनी 75 लाख की जनसंख्या थी, जिनमें से 30 लाख जो जनसंख्या थी वो दास के रूप में विद्यमान थी। अब आपको लिखना है, इसकी पहली हेडिंग के रूप में लिखना है दासता में गिरावट। क्या लिखना है? दासता में गिरावट। प्रथम शताब्दी तक रोमन साम्राज्य में दासों की संख्या में गिरावट आने लगी। दासों की संख्या में गिरावट आने लगी। दास श्रम का प्रयोग करने वाले लोग दास श्रम का प्रयोग करने वाले लोग अब मजदूरों का सहारा लेने लगे। क्या करने लगे? मजदूरों का सहारा लेने लगे, क्योंकि दास श्रम वेतन भोगी मजदूरों की अपेक्षा अधिक महंगा था। यानी जो दास श्रम था वह वेतन भोगी मजदूरों की अपेक्षा अधिक महंगा था। श्रमिकों को किराए के मजदूरों के विपरीत श्रमिकों को किराए के मजदूरों के विपरीत वर्ष भर रखना पड़ता था। अन्य खर्च उठाने पड़ते थे, जबकि मजदूरों को मजदूरी देकर के विदा किया जाता था। अब लिखना है आपको दास प्रजनन। दास प्रजनन गुलामों की संख्या में वृद्धि करने की ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दास एवं दासियों को अधिक अधिक बच्चे एवं बच्चियों के जन्म के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बनते थे और दासों की संख्या में वृद्धि होती थी, जिसके कारण अगस्टस के शासनकाल में सर्वाधिक 30 लाख जनसंख्या दासों की विद्यमान थी। यानी अकेले अगस्टस के शासनकाल में 30 लाख जनसंख्या दासों की विद्यमान थी। और अब आपको लिखना है रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां, यानी रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक श्रेणियां थी वो कितने भागों में विद्यमान थी, यह आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कि रोमन
साम्राज्य, ये रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों को इतिहासकारों ने अनेक भागों में विभाजित किया है। क्या लिखना है? पहला, उच्च वर्ग। रोमन साम्राज्य में साम्राज्य का समृद्ध वर्ग उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता था। सीमित और अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित थे। सीनेटर और अश्वारोही समाज के उत्तराधिकार उत, उत्तराधिकार यानी बादकी काल में मिलकर के अभिजात वर्ग का रूप धारण कर चुके थे। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं, जो उत्तराधिकार लिखा गया है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि सीनेटर और अश्वारोही समाज के बाद के काल में मिलकर के अभिजात वर्ग का रूप धारण कर चुके थे। इनके कुछ परिवार अफ्रीका और पूर्वी मूल के थे। कहाँ के थे? पूर्वी मूल के थे। धन संपदा की दृष्टि से रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था। जिनकी धन संपदा अश्वारोही सेना में भर्ती होने की योग्यता के रूप में थी, इसीलिए इन्हें इक्वाइटस कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इक्वाइटस के रूप में इनको देखा जाता था, या इक्वाइटस इनको कहा जाता था। अगला वर्ग आपका है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में नौकरशाही और प्रशासनिक सेवा से जुड़े साधारण लोग शामिल थे। इनमें समृद्ध व्यापारी और किसान भी शामिल होते थे। मध्यम वर्गीय परिवार मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भर होते थे। कहाँ? मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भर थे ना। आगे आपको लिखना है निम्नतर या निम्न वर्ग। निम्नतर वर्ग में ग्रामीण श्रमिक वर्ग सम्मिलित थे, जिनमें बहुत से लोग अस्थायी रूप से कार्य करते थे और कुछ अस्थायी थे। स्वनियोजित कारीगरों को मजदूरी पाने वाले श्रमिकों से अच्छी सुविधा मिलती थी। यह आपको लिखनी है। आगे आपको लिखनी है कि रोमन साम्राज्य की मौद्रिक प्रणाली, यानी रोमन साम्राज्य की मौद्रिक प्रणाली कैसी थी। तो आपको लिखना है कि रोमन साम्राज्य में रहने वाले कुलीन परिवारों को अपनी संपदाओं से 4000 पाउंड सोने के बराबर आय होती थी। प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित रही चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली परावर्ती साम्राज्य में समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई। क्या हो गई? चांदी मिलनी बंद हो गई। नई मौद्रिक प्रणाली में सोने के सिक्के जारी की गई या जारी हुए। आगे आपको लिखना है रोमन साम्राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, यानी रोमन साम्राज्य में कौन से भ्रष्टाचार व्याप्त थे। रोमन साम्राज्य के परावर्ती काल में नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोगों के पास उचित धन संपदा थी, जिन्हें वेतन के रूप में सोना मिलता था। उच्च अधिकारी रिश्वत के लिए बदनाम थे। इस संबंध में अनेक कानून
अनेक कानून भी बनाए गए। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। सरकार विरोध का जवाब सैनिक कार्यवाही की जाती थी, यानी सरकार के विरोध का जवाब नौकर सैनिक कार्यवाही की जाती थी, यानी राजा के विरोध में सैनिक कार्यवाही भी की जाती थी। अब आपका अंतिम प्रश्न आपका है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। इसको आप अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यह आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण उत्तरदायी थे। रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण उत्तरदायी थे। पहला आपको लिखना है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास में जहां पहली और दूसरी शताब्दी तक शांति थी, समृद्धि थी, लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद आंतरिक तनाव प्रारंभ हुआ। फिर आपको लिखनी है कि तीसरी शताब्दी में लगभग 225 ईस्वी के आसपास सनसनी नामक आक्रामक वंश का उदय हुआ। दूसरी तरफ रोमन साम्राज्य के 41 वर्षों में लगभग 25 सम्राट सत्तासीन हुए ना, यानी 25 वर्ष के शासन में 47 राजाओं ने शासन किया। अगला लिखना है आपको कि चौथी पांचवी शताब्दी तक रोमन साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, परंतु धीरे धीरे साम्राज्य के संचालन में अनेक कठिनाइयां आनी आरंभ हो गईं और इस शक्तिशाली साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ और इस विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। आगे लिखना है आपको कि रोमन के सम्राट साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते थे और इस नीति को पूर्ण करने के लिए सैन्य संगठन जरूरी था, लेकिन कालांतर में इनमें दुर्बलता आने लगी और शक्ति क्षीण होने लगी। और अंतिम पॉइंट में लिखना है, आर्थिक दुर्दशा भी इस साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। साम्राज्य के नौकरशाही पर अपार धनराशि खर्च हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह होने लगे, जो पतन का प्रमुख कारण था। अब टाइमलाइन के रूप में केवल आपको इतना ही लिखना है। पहला आपको लिखना है 509 ईसा पूर्व रोम में गणराज्य की स्थापना। रोम में गणराज्य की स्थापना 711 ईसा पूर्व में स्पेन पर अरबों का आक्रमण। 27 ईसा पूर्व अगस्टस गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? अगस्टस। 622 ईसा पूर्व में क्या लिखना है? मोहम्मद पैगंबर मक्का छोड़ मदीना चले गए। क्या हुआ? मक्का छोड़ मदीना चले गए। और प्रथम शताब्दी में आपको लिखना है कि रोमन साम्राज्य में दासता में गिरावट आई। रोमन साम्राज्य में दासता में गिरावट आई। और यही आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले सूचना मिलती रहे। और यदि आप चैनल का यदि आप नाम ना जानते हो, लिख लीजिएगा आशीष तिवारीपुर। आशीष तिवारीपुर, आशीष के बाद डैश करिएगा, तिवारीपुर। आपको सारे कंटेंट एक साथ मिल जाएंगे। अगले वीडियो में
हम लोग जब आपका चैप्टर पढ़ा जाएगा तब तीसरा आपका पाठ होगा जो आपका है यायावर साम्राज्य।